2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। कोविड के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए रेंज स्तर के अधिकारी कोविड प्रभारी ने नियुक्त किए, जिले के कोरोना से जुड़ी जानकारी जुटाई और बॉर्डर इलाके पर सख्ती के निर्देश दिए। बांसवाड़ा जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के आंकड़ों को देखते हुए राजस्थान की सरकार ने रेंज स्तर के अधिकारी को कोविड प्रभारी नियुक्त कर उन्हें नियुक्त जिले में जाकर कोविड से जुड़ी जानकारी के लिए भेजा। आज कोविड प्रभारी चौहान आईजी संदीप सिंह चौहान बांसवाड़ा जिले के दौरे पर हैं। इस दौरान उनकी अगुवाई जिला कलेक्टर अंकित कुमार और पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार मीणा ने की। कितने एक्टिव रहते हैं इस मसले पे, तो उन्होंने सीनियर पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कुछ चुने हुए जिलों में अपने अपने जिलों में जाके और एक पूरा एक परफॉर्मा राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है, जिसमें बहुत ही डिटेल में ये सारी जानकारी एकत्रित करके और स्थानीय कलेक्टर साहब और एसपी साहब और अन्य अधिकारियों से मिलके अभी तक उसमें क्या प्रोग्रेस है, उसमें क्या नई बात का ध्यान रखा जाए या प्रोग्रेस वो उसकी नियंत्रण किस स्थिति में है, इसके बारे में जानकारी लेने के लिए आज मैं भी दौरे पे हूँ। कल मैं डूंगरपुर में था, आज बांसवाड़ा में हूँ। अभी ये बीच में स्थिति चल रही है, आगे में जाके अस्पताल और कुछ इलाके और कुछ क्वारंटाइन क्षेत्र देखने का भी इसमें निर्देश है। प्रभारी मंत्री महोदय से या प्रभारी सचिव से अभी मेरी वार्ता हुई है उस पर वीडियो उसके ऊपर, उन्होंने भी कुछ सुझाव दिए हैं, उनके भी सुझाव इसमें शामिल कर लिए जाएंगे। और प्रयास ये रहता है कि क्योंकि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है तो वहाँ से आने वाले जितने भी सवारियाँ हैं 100% तो उन पर नियंत्रण किया जाना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन यथासंभव संसाधनों के हिसाब से, पब्लिक अवेयरनेस के हिसाब से उसको जितना पालना हो सके उतनी पालना करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस प्रयास के अंतर्गत ही मैं आया हूँ और आम जन का भी, आप लोगों का भी कोई सुझाव हो तो ज़रूर हमको इसमें शामिल किया जाए। सर, जैसे कोई मध्य प्रदेश का इलाका है, उसके आउट साइड के अंदर में अंदरूनी रास्ते होते हैं, उन रस्तों से कुछ लोग होते हैं जो अंदर आ जाते हैं जिले के अंदर में, उसके चलते जो कोविड के आंकड़े भी लगातार बढ़ते जाते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर में किस प्रकार की तैयारी की जाएगी? ये अभी आपने जो कहा वो इसी बिंदु पर भी चर्चा हो रही थी कलेक्टर साहब से, इनसे एसपी साहब से, दोनों से। तो जितना प्रभावी हो सके संसाधन जितने अपने पास उपलब्ध हैं उसके हिसाब से सभी आने वाले रास्तों पे किया जाना उचित रहेगा। होगा ये रैंडम स्तर पे, प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक समय पे तो किया जाना संभव नहीं हो पाता है, लेकिन रैंडम स्तर पे किए जाने के लिए मैंने अभी जूनियर पुलिस ऑफिसर्स थे हमारे साथ, उनको भी निर्देश दिए थे और जितने संसाधन उपलब्ध हैं उनके हिसाब से इसको करने की चर्चा भी चली गई है। सर, यहाँ पर अभी तक तो दिशा निर्देश दिए थे हमने, खुद ही खड़े थे हम लोग सब। आज यहाँ भी यही योजना है हमारी, बॉर्डर के ऊपर जितनी सख्ती है और सदृश्य अवेयरनेस कि उधर से आने वाले लोगों को ये दिखना चाहिए कि यहाँ पे एंट्री के ऊपर चेकिंग हो रही है, उसका एक अलग प्रभाव पड़ता है। बल्कि मेरा तो ये भी सुझाव था कि जो पब्लिक संसाधन से आते हैं ना लोग, बसेस प्राइवेट ये आती है, और टूर उनको ऑपरेटर्स को ये कहा जाए कि जैसे आप सवारियों की सूची बनाते हैं उसी प्रकार सूची में भी तो ये लिखें कि ये क्वारंटाइन है, जैसे एयरलाइंस में और उनमें होता है। ये सुझाव कल मैंने दिया भी था, यहाँ भी इसको लागू करने की कोशिश कर रहे हैं जी। बीएसपी के सदर प्रत्याशी ने डोर टू डोर कैंपेन किया। बाराबंकी में बहुजन समाज पार्टी से बाराबंकी विधानसभा क्षेत्र के अधिकृत प्रत्याशी व विजय लक्ष्मी आई हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर विवेक सिंह वर्मा ने घर घर जाकर मतदान करने की अपील की। आज डॉक्टर विवेक सिंह वर्मा ने आवास विकास कॉलोनी के सेक्टर 1, सेक्टर 2 तथा ग्राम मड़वा, देवगांव, अडोरा में जाकर डोर टू डोर कैंपेन किया। झाबुआ जिले के मेघनगर के ग्राम रंभापुर में 6वां अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कोरोना काल के इस समय में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए यह आयोजन किया गया। लंबे समय के अंतराल के बाद इस आयोजन ने श्रोताओं को तनाव मुक्त कर दिया। इस आयोजन में देश के विख्यात कवि व कवित्रियों ने काव्य पाठ कर श्रोताओं को ताली बजाने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की वंदना से हुई। इस आयोजन में कवि अशोक भाटी, कवि मुन्ना बैटरी, कवि सुनील व्यास, कवि पंकज अंगार, कवि निशार पठान सहित कवित्री एकता भारती, राना तबस्सुम, कोमल नाजुक ने अपनी प्रस्तुति दी। और बहुत अच्छा लगा कि
सबसे बाद में शायद टीम बनने के बाद मुझे इनवाइट किया गया और मुझे लगा कि आप लोग मुझे बुलाना चाह रहे हैं, तो मैंने भी जल्दी जल्दी में हाँ कर दिया, क्योंकि मैं भी रंभापुर आना चाहती थी। और अभी जल्दी ही झाबुआ आई थी, तो झाबुआ के लोगों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब पता चला कि झाबुआ में ही रंभापुर है, तो उतना ही उत्साह था कि रंभापुर में, और निसार भाई से बात भी हुई थी कई बार, तो पहले से भी आना चाह रही थी। और बस यही कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने चाहा कि मैं यहाँ पे आऊँ, तो मैंने भी चाहा उतने ही उत्साह से कि मैं भी यहाँ पे आऊँ। और रंभापुर के लोग वाकई हैं ही बहुत अच्छे, गज़ल भी बहुत अच्छा सुनते हैं और हास्य तो सुनते हैं। और ये मालवा की धरती में गीत गज़लों का जो समावेश होता है वो कहीं देखने को नहीं मिलता है। आज का मेरा मेघनगर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और यकीन मानिए पहली बार आई हूँ, लेकिन लगा नहीं कि मैं पहली बार आई हूँ। श्रोता ने इतने मन से सुना है, बहुत खुश हूँ और शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ कि नेक्स्ट ईयर ये जब भी कार्यक्रम हो तो अपने परम गंतव्य तक पुनः पहुंचे और सभी का आभार व्यक्त करते फर्ज है। मैं उर्दू की शायरा हिंदी मंचों पर भी उसी स्नेह और उसी प्यार से बुलाई जाती हूँ। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। आप सभी की मोहब्बतें हैं जो मुझे यहाँ पर बार बार खींच लाती हैं। लेकिन इस रंभापुर के कार्यक्रम में, ग्रामीण क्षेत्र में, ये मेरा पहला आगमन है, इसलिए मैं आप सभी की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। यहाँ का ये जो प्रोग्राम अभी हम लोगों ने किया यहाँ पर रंभापुर में, ऐसा महसूस ही नहीं हुआ। ऐसा मुझे लगा कि मैं अपनी सरजमीन मुंबई पर ही हूँ, क्योंकि मैं मुंबई से आई हूँ। इसलिए यहाँ आकर जो प्यार और स्नेह मुझे मिला है, मैं उसे कभी नहीं भुला पाऊंगी। और मैं हमेशा आशा करती हूँ, आप सभी से यही उम्मीद करती हूँ कि बार बार मेरा आगमन यहाँ पर हो, आप सभी के बीच, और आप सभी की मोहब्बतें और स्नेह इसी तरह से मिलता रहे। रामपुर में नगरपालिका ईओ पर गंभीर आरोप लगे। उत्तर प्रदेश के रामपुर में नगरपालिका ईओ पर अवैध कब्जा कराने के गंभीर आरोप लगे हैं। सिराज हुसैन नाम के एक युवक ने नगरपालिका ईओ पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि नगरपालिका प्रशासन मेरी निजी जमीन पर दूसरे लोगों द्वारा कब्जा कराने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें कि सिराज हुसैन अपनी जमीन पर निर्माण करा रहा था, लेकिन प्रशासन ने उसे रोक दिया। क्या नाम है आपका? सिराज हुसैन। क्या समस्या आ रही है आपको ये निर्माण को लेकर? मेरा राजस्व रिकॉर्ड में मेरा ये 408 नंबर है। मैं काफ़ी टाइम से ईओ नगरपालिका को कई फाइलें दे चुका हूँ परमिशन के लिए। इन्होंने मेरी नगरपालिका वालों ने फाइल उठा के पेंटिंग डाल देते हैं और मेरी ज़मीन पे दूसरे लोगों से अवैध कब्जा करा रहे हैं। मजबूर होकर मैंने अपने प्लाट की 4 दीवारी बनवाने की कल बनवाई थी, इन्होंने आके उसको रुकवा दिया। आज ये गुंडागर्दी करने के लिए ईओ साहब और नगरपालिका के कर्मचारी जेसीबी मशीन, ट्रैक्टर ट्राली और सामान लेकर मेरी इसको बाउंड्री को तोड़ने के लिए चले आए। तब के इनको ये चाहिए था मुझे नोटिस देते, नोटिस का जवाब देते। मौके पर पुलिस आई, पुलिस ने मामला जो है शांत किया और इंस्पेक्टर साहब मिलक ने लेखपाल साहब को बुलवाया, मगर लेखपाल साहब नहीं आए। वो मौके पर आ गए मेरी नपत करके दें कि मेरा 408 कितना है और कितना रकबा है। जैसा कि कई लोगों ने आरोप लगाया कि अवैध निर्माण हो रहा है। नहीं, अवैध निर्माण नहीं है, ये मेरी दादा इलाही संपत्ति है। सन 1338 से रिकॉर्ड से मैं कायम है। ये मेरे पहले 505 था और 75-73 में जब चकबंदी हुई है, चकबंदी में 408 नंबर मेरा हुआ। ये 650 वर्ग मीटर का नंबर है। इसका मैंने सीमांकन भी किया हुआ है और जो सीमांकन किया था, जो चिन्हित की गई थी जगह, उसी जगह पे ही मैंने ये निर्माण कराया था। और ईओ साहब ने कुछ मोहल्ले के लोगों से पैसे लेकर मेरी 26 ये जगह जो पीछे की चौड़ाई हुई थी वो 16 मीटर थी। वो 16 मीटर में इन्होंने करीब 4 मीटर जगह पीछे से लगभग 20 मीटर के समथिंग दूसरी पार्टी से बनवा दी, बगैर परमिशन से दूसरी पार्टी की बनवा दी। और हमसे कहते हैं कि आप परमिशन लो। जब हम परमिशन, जब इन्होंने हमारा रिकॉर्ड अपने नक्शे में दर्ज ही नहीं किया है और हमसे कहते हैं परमिशन लो, तो परमिशन किस बात कीजिए हमें देंगे? भाई रिकॉर्ड होता तभी तो ये परमिशन देंगे हमें। और ये आज यहाँ गुंडागर्दी करने चले आए यहाँ पर और तमाम इनके लोग आन के यहाँ बदतमीजी कर रहे थे। पुलिस प्रशासन ने आन के मामले को संभाला। कौन लोग थे जो बदतमीजी कर रहे थे? ये नगरपालिका कर्मचारी थे। क्या नाम था और उनके नाम मैं नहीं जानता हूँ। और दूसरी बात ये सैदुल हाजी वगैरह जो है, ये भी यहाँ गुंडागर्दी कर रहा है यहाँ पर आके। ये कौन है? ये जो है वार्ड 24 के साथ मेंबर है और ये पूरी टीम, इन्होंने एक टीम बना रखी है और टीम के साथ गुंडागर्दी कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ है इसमें मुकेश पटेल का। अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता कल्याण समिति प्रदेश के द्वारा उपभोक्ता जन जागरण अभियान चलाया गया।
आज बाबई में अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता कल्याण समिति मध्य प्रदेश के द्वारा उपभोक्ता जन जागरण अभियान के तहत उपभोक्ताओं को सरकारी सहायता के तहत सरकारी सोसाइटियों का निरीक्षण किया। उपभोक्ताओं को 4 महीने का राशन दिया जा रहा है, जिसमें 2 महीने के राशन का पैसा लिया जा रहा है। 2 महीने का मुफ्त राशन दिया जा रहा है। गरीबों को, जो इसके उपभोक्ता हैं, अति गरीब और गरीबी रेखा के नीचे अंतर्गत आने वाले उन लोगों को यहाँ से 4 महीने का 4 महीने का, जिसमें से 2 महीने के पैसे लिए जा रहे हैं और 2 महीना के निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। ये उपभोक्ता कल्याण समिति की टीम द्वारा यहाँ सर्वे किया गया। यहाँ सब व्यवस्थित रूप से अनाज वितरण किया जा रहा है। जय हिंद, जय भारत। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बेमेतरा इंदौर गैंगरेप मामले का फरार आरोपी विपिन भदौरिया बेमेतरा के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से धारदार हथियार के साथ गिरफ्तार हुआ। इंदौर गैंगरेप मामले में फरार आरोपी विपिन भदौरिया को धारदार हथियार सहित बेमेतरा सिटी कोतवाली की पुलिस ने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से गिरफ्तार किया। इंदौर गैंगरेप मामले का फरार आरोपी बेमेतरा का सवेरा लॉज में उसके पास मसाला कंपनी के एजेंट बताकर रह रहे थे। इसके बाद आरोपी नगर के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी किराए के मकान में रह रहे थे। वहीं गैंगरेप पीड़िता की हत्या करने के इरादे से मौके की तलाश में था। इंदौर में एक लड़की की यहाँ से शादी करके फेसबुक पे उससे दोस्ती की और दोस्ती करने के बाद शादी की। शादी के बाद उसके साथ वहाँ इंदौर में रह के गैंगरेप करते रहे कई दिनों तक। इसकी सूचना मिली थी और आज उसके परिवारजन आए कि 2-3 लोग हमें मारने के लिए ऐसे घूम रहे हैं। इस पर से हमने पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एक आरोपी जो कि 24 केस हैं उसके ऊपर नागदा थाने में और वहाँ का जिला बदर और इन फरारी बदमाश है विपिन भदौरिया, उसको हम लोग गिरफ्तार किया है विद चाकू के। तो उसने ये बात कबूली है कि मैं उन लड़की को की रेकी करने यहाँ आया हुआ था। उसका एक साथी यहाँ से फरार होके इंदौर पहुँच चुका था, तो जिसकी सूचना भी हमने इंदौर पुलिस को दी, तो वहाँ पर वो गिरफ्तार हो गया है। बाकी और लोगों के भी नाम बताएं। इस संबंध में यह है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एंगल ऐसा लग रहा था कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो सकती है, लड़की को ऐसे फंसाते हैं जाल में। तो इसी की सूचना मेरे द्वारा डीएम महोदय को दी गई, तो डीएम महोदय स्वयं यहाँ आए हुए हैं और हम लोग इससे पूछताछ कर रहे हैं। एसपी साहब का फ़ोन आया था कि एक आरोपी को पकड़ा गया है जो एमपी से कनेक्टेड है। जब डिटेल जांच करवाया तो ये पता चला कि वो जो लड़की है वो शादी करके, जो भी गलत तरीके से शादी करके एमपी लेके गया था, वहाँ उसके साथ बहुत अत्याचार किया गया है। तो जब उसके मोबाइल भी जब्त किया गया तो उससे कुछ ऐसे एविडेंस मिले कि उसमें हम ये एंगल से देख रहे हैं कि कहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला तो नहीं है। बिकॉज ये जो एरिया है एग्रीकल्चर डोमिनेटेड जिला है, गरीब परिवार यहाँ रहते हैं, बहुत सारे बाहर के लोग आते हैं, चाहे वो कौन से राज्य के हो, वो आते हैं फिर भला फुसला के करके शादी करके लेके लड़कियों को जाते हैं, फिर वहाँ से उनको गलत काम करवाते हैं। तो हमारे ज़िले में ऐसे कितने केसेस है? क्या एक केस हमारे सामने आया था और भी कोई केसेस का जो आरोपी पकड़ा गया है, क्या वो और ऐसे कोई लोग हैं जिससे उसका कांटेक्ट है, क्या और भी लड़कियाँ वहाँ चली जाती है क्या? तो ये जो एंगल देखने के लिए मैंने मेरे महिला बाल विकास के सखी सेंटर के है पीपीबी, उन लोगों सबको बुला के मैं उनसे भी बात किया, उनके जो लड़की उनकी माँ से भी बात किया, शादी कैसे हो गई, उसके लिए कौन कौन लोग आए थे। तो यही एंगल देखते हुए हम लोगों की जांच करवा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है। बहुत ऐसे भी केस हो सकते हैं जो हमारे उनसे बात करने के बाद हमारे पास में आ सके, उनसे बात करने से हमें पता चले कि और सारी लड़कियां हैं जो इस तरह से बड़ा फुसला के लेके जाती है, या उसके साथ में ही और सारे बहुत सारे, बिकॉज ये क्रिमिनल जो होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और साथ में ही उनका क्राइम करने का एक पर्टिकुलर तरीका भी रहता है। तो ये सारी चीज़ को देखते हुए जैसे एसपी साहब द्वारा मुझे बताया गया तो मैं भी यहाँ उनसे बात किया हूँ। जिस गांव से है वो गांव यहाँ से हार्डली 10-12 किलोमीटर पे है
और ये सारी चीज़ को देखते हुए हम भी सतर्क हो गए हैं। हमारे जो महिला बाल विकास है, सिटी सेंटर वाले हैं, ये सभी लोगों को मैं अलर्ट करके कि एग्जैक्टली क्या मामला है, अगर ऐसा है तो उसको हम किस तरह से टैकल करेंगे, इसके लिए हमने यहाँ उसको बात करने के लिए मैं आया था। बात भी आम आदमी पार्टी ने जिला हरिद्वार के पार्टी कार्यालय में चुनाव को लेकर प्रेस वार्ता की। आम आदमी पार्टी की प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया द्वारा मैनिफेस्टो टीम का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष समेत पूरे प्रदेश से 14 सदस्यों को स्थान दिया गया। पार्टी के प्रदेश मैनिफेस्टो टीम की सदस्य एवं प्रवक्ता हेमा भंडारी ने जानकारी देते हुए बताया कि मैनिफेस्टो टीम में कर्नल सुनील कोटनाला को अध्यक्ष बनाया गया है। उनके साथ 14 सदस्यों की टीम ने मिलकर उत्तराखंड नव निर्माण के संकल्प को पूरा करेंगे। कल हमारे प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया जी द्वारा एक लिस्ट जारी हुई है 15 लोगों की, जिसमें अध्यक्ष हमारे सुनील कोटनाला जी हैं, कर्नल सुनील कोटनाला जी, और उनके साथ में 14 और मेंबरों को लिया गया है जो मैनिफेस्टो कमेटी में है। और इस कमेटी का ये काम होगा कि जो भी मैनिफेस्टो तैयार होगा वो जनता की राय लेके होगा। जनता के बीच में जाके ये कमेटी जाएगी अपनी टीमों के साथ और सभी के विचार लेगी, और सभी तरह की विचारों के बाद सबके विचार लेने के बाद हमारा आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो तैयार होगा। और जैसे कि यहाँ पर हरिद्वार में नशे का चल रहा है, अवैध नशे का, तो जो अवैध नशे का कारोबार है उसे भी हम मैनिफेस्टो में लेंगे, और किसानों के लिए भी काफी कुछ होगा, तो वो हम जनता की राय पे अपना पार्टी का मैनिफेस्टो तैयार करेंगे। जो बुलाई गई है उसका प्रमुख कारण ये है कि जिस तरह अभी 16 बलरामपुर थाना प्रभारी के तत्परता से गौ हत्या के आरोपी को पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल की। पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए आरोपियों को जेल भेजा। आपको बता दें, बलरामपुर थाना प्रभारी ने मुखबिर की सूचना पर गौ हत्या के 2 आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। बलरामपुर जिला मुख्यालय के वार्ड क्रमांक 2 में गौ हत्या कर मांस का बंटवारा कर रहे आरोपियों को रंगे हाथों पुलिस ने गिरफ्तार किया है। राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आज पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने पत्रकार वार्ता लेकर पुलिस विभाग के द्वारा वर्ष 2021 में किए गए कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया, जिसमें वर्ष 2021 में राजनांदगांव में घटित आपराधिक मामलों में पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किए जाने के संबंध में जानकारी दी, जिसमें हत्या का प्रयास, अपहरण, दुष्कर्म, डकैती, लूट, नकबजनी, चोरी सहित अन्य मामले शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2021 में आईपीसी की धाराओं के अंतर्गत कुछ 4188 प्रकरण में 3387 प्रकरण निराकृत किए गए। साल 30% की कमी आई है। मतलब अगर 2018 से 19 की तुलना करेंगे तो एमवी एक्ट पूरे जो जिले में हुए होंगे 30% कम आए हुए। उसके नेक्स्ट ईयर फिर 30% पिछले साल से कम हुए, और इस साल भी कुछ वैसा ही लगभग आता है। तो आप अगर देखें तो एक्सीडेंट्स बढ़ रहा है। अगर हम कारण देखें तो हो सकता है कि एक कारण ये भी है कि एमवी एक्ट की अगर कार्रवाइयाँ कम होती हैं तो एक्सीडेंट्स बढ़ सकता है। खैर ये भी कोई कोरिलेशन नहीं है कि जितनी ज़्यादा कार्रवाई होंगी तो एक्सीडेंट्स नहीं होगा, ये हम नहीं कह सकते। लेकिन एक कारण कार्रवाई कम होना भी है, जो कि कहीं न कहीं कई कारणों से कम हुई है। एक कारण ये था कि सरकार ने पहले एक आदेश निकाला था 2 साल 2.5 साल पहले कि सिर्फ इंस्पेक्टर रैंक, सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी ही एमवी एक्ट की कार्रवाई करेंगे, जो संभव नहीं था, तो वो अचानक कम होना था। अभी वो फिर सुधार हो गया है, फिर से उन्होंने वापस आइडेटिस कर दिया है। तो आने वाले समय में जिले में एमवी एक्ट पे बड़ी कार्रवाइयाँ हम लोग फिर बड़ी संख्या में करेंगे, विशेषकर ऐसी कार्रवाइयाँ जिनसे एक्सीडेंट पे फर्क पड़े। और नाबालिग पे अभी हम लोग 3 दिन तक कल से अभियान भी शुरू कर दिए हम लोगों ने। नाबालिगों के खिलाफ जो लोग, उनके पेरेंट्स जो उनको स्टेज में रहा है कि एक्सीडेंट्स की संख्या और डेथ की संख्या लगभग सभी जिलों में बढ़ी है, और हमारे जिले में भी 10% डेथ की जो संख्या है 2020 की तुलना में 2021 में बढ़ी है। ये बढ़ोतरी कई कारण से भी, एक कारण ये भी है कि 2020 का आप जानते हैं कि लॉकडाउन का टाइम भी था, तो उसमें डेथ और एक्सीडेंट्स कम हुए। 2021 में ये संख्या नेचुरली उसके ऊपर बढ़ रहा था। भारतीय जनता पार्टी व सरकार द्वारा वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत की बर्खास्तगी के उपरांत उनके कट्टर समर्थक पूर्व कृषि उत्पादन मंडी समिति अध्यक्ष उत्तराखंड शासन में श्रम बोर्ड के सदस्य संजय चोपड़ा ने भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को अपना इस्तीफा भेजकर भारतीय जनता पार्टी व उत्तराखंड शासन श्रम बोर्ड सदस्य से भी इस्तीफा दिया।
संजय चोपड़ा ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व पर कार्यकर्ताओं की अनदेखी व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत की बर्खास्तगी का अन्यायपूर्ण बताते हुए 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की विदाई होना सुनिश्चित करार दिया। इस अवसर पर पूर्व कृषि उत्पादन मंडी समिति अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने कहा कि हरिद्वार मंडी अध्यक्ष पद के लिए भाजपा हाईकमान को कई बार अवगत कराया गया, लेकिन आनंद फानंद में उत्तराखंड राज्य में चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव की घोषणा के उपरांत जिस प्रकार से हरिद्वार मंडी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, भाजपा की इस प्रकार की कार्यशैली से मेरे सभी शुभचिंतक कार्यकर्ता बहुत आहत हुए हैं। चोपड़ा जी, कल जो है हरक सिंह रावत जी को बर्खास्त कर दिया गया है। अब जो है समर्थन धीरे धीरे क्या आपका क्या निर्णय हुआ है फिलहाल? देखिए, मैं हरक सिंह रावत जी के साथ में एक समर्थक सिपाही हूँ उनका, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की 5 साल सरकार चली, आपने देखा होगा कि 2017 से लेकर और 21 तक लगातार मैं मंडी अध्यक्ष की मांग करता रहा, और क्योंकि मेरा कार्यकाल शेष 15 महीने का बचा हुआ था, लेकिन मेरे साथ जिस प्रकार से छल किया गया, पूरे 5 साल तो वहाँ किसी को नियुक्ति नहीं किया गया। 9 तारीख को आपने संडे के दिन सचिवालय खुलवा कर 7 तारीख के आदेश कर दिए गए, और 7 तारीख के आदेश करने के बाद में उस जिस बंदे को आपने वहाँ पर नियुक्त किया, 10 तारीख को वो ज्वाइनिंग करने जाता है, और 10 तारीख को ज्वाइनिंग करने के लिए जाता है और सचिव पर दबाव बनाता है कि 7 तारीख की मुझे ज्वाइनिंग कराओ। तो ये क्या चल रहा है? तो जिस प्रकार से हमारे नेता को अपमानित करने का प्रयास किया गया रावत जी को, निश्चित रूप से हम उसकी घोर निंदा करते हैं। आज मैं श्रम बोर्ड से भी श्रम बोर्ड का सदस्य हूँ, जिसमें शासन के प्रमुख सचिव जो है हमारे चेयरमैन होते हैं। मैं श्रम बोर्ड से भी आज इस्तीफा दे रहा हूँ, और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे पास मेरे को विशेष आमंत्रित सदस्य की जिम्मेदारी दी गई थी, उससे भी मैं अपने आप को पदमुक्त मानता हूँ, क्योंकि आप देखेंगे कि हमने उत्तराखंड के विकास की लड़ाई को लड़ने का काम किया है। मैं भी कोई इतना संघर्ष मैंने किया है, 20 साल मुझे हो गए हैं लगातार रेहड़ी पटरी वालों की आवाज़ उठाते हुए, और पूरे प्रदेश भर का जो कार्यकर्ता है, प्रदेश भर के जो नेता हैं, प्रदेश भर के जो हमारे सिपाही हैं, वो लोग हमारे पे टट्टे की निगाहों से लगा के देख रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई उम्मीद जो हमसे हम उम्मीदें थी, आपने हमें कुछ भी नहीं दिया, ना सम्मान दिया, और ना हमारे को जो है जो हमारा मंडी हमारी 15 महीने का जो मेरा शेष कार्यकाल था वो भी नहीं दिया। तो कुल मिला के मैं आपके माध्यम से आज भारतीय जनता पार्टी को हाथ जोड़ रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के तमाम शीर्ष नेताओं को हाथ जोड़ रहा हूँ, और अब हम जो भी रावत जी निर्णय लेंगे, जो भी डॉक्टर हरक सिंह रावत जी निर्णय लेंगे, उस निर्णय के साथ होंगे, और एकजुटता के साथ होंगे, और शक्तिशाली साथ होंगे, और हम बता देंगे कि जिस प्रकार से हमने जो है पूर्व में जब कार्य कर जो है हमने भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से मजबूत करने का काम किया था, अब हम जैसे ही रावत जी जो भी निर्णय लेंगे, कल लें, आज लें, परसों लें, तरसों लें, जब भी लेंगे, जो भी निर्णय लेंगे, हम डॉक्टर हरक सिंह रावत जी के साथ हैं, और भारतीय जनता पार्टी को आज से नमस्ते। कितने लोग हैं? आज मैंने शुरुआत कर दी है। डॉक्टर हरक सिंह रावत जी के साथ में अनगिनत कार्यकर्ता हैं इस उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि आप देखेंगे 90 से वो राजनीति कर रहे हैं, छात्र राजनीति से 90 से वो राजनीति जीवन में है, और जब से उत्तराखंड बना है लगातार वो चुनाव जीतते आ रहे हैं, और शीर्ष पदों पर रहे हैं, और शीर्ष पदों पर रहने के बाद में उन्होंने हमेशा कार्यकर्ता की बात को उठाने का काम किया पार्टी फोरम पे, व्यक्तिगत कोई बात नहीं करी। जिस प्रकार से वो कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी जो है बहू के लिए टिकट मांगा, अरे उन्होंने कहा कि उस क्षेत्र टिकट तो उन्होंने मेरे लिए भी मांगा था 2012 के अंदर, जो वो CLP लीडर थे कांग्रेस के अंदर, नहीं मिला मुझे। और अब उन्होंने लगातार जब मांग की कि संजय को जो है चेयरमैन बना दो हरिद्वार मंडी का, क्यों नहीं बनाया धामी जी ने मुझे, क्यों नहीं बनाया त्रिवेंद्र जी ने मुझे, क्यों नहीं बनाया तीरथ जी ने मुझे। और ले दे के मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, सारी जड़ अगर है तो ये प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के मदन कौशिक जी हैं। जिस दिन से मदन कौशिक जी ने कमान संभाल लिया भारतीय जनता पार्टी के, ग्राफ गिरना शुरू हो गया। आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ गिरना शुरू हो गया, और जब तक भटजी रहे, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, जब तक अजय भटजी रहे, तमाम कार्यकर्ताओं को सींचने का काम किया, कार्यकर्ताओं की आवाज को उन्होंने उठाने का काम किया। हमें दुख भी है, तकलीफ भी है इस बात की, और भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने डॉक्टर हरक सिंह रावत से पूछा नहीं, सोशल मीडिया पर खबर आई, सोशल मीडिया पर आपकी खबर के हिसाब से उनको निष्कासित कर दिया। तो भैया आज की तारीख में शुरुआत मैं कर रहा हूं यहां से, और आज के बाद आप देखना 10-15 दिन के अंदर अंदर कितने कार्यकर्ता, कितने हमारे जो पदाधिकारी हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जहां डॉक्टर हरक सिंह रावत जाएंगे उनके साथ जाएंगे। कितना बड़ा नुकसान पहुंचेगा? देखिए, आबादी का 3% स्ट्रीट वेंडर होता है,
आज की तारीख में 10 से 11 लाख स्ट्रीट वेंडर है, रेडी पटरी वाला इस उत्तराखंड के अंदर, जिनका प्रतिनिधित्व 20 साल से कर रहा हूं। और 20 साल से करने के बाद में उपलब्धियां भी हैं, ऐसा नहीं है कि उपलब्धि नहीं है, उपलब्धियां हैं। 2016 के अंदर मैंने रेडी पटरी वालों के लिए एक्ट बनवाने का काम किया। श्रम बोर्ड का सदस्य मुझे रावत जी ने बनाया। न्यूनतम वेज 5700 रुपए था, उसको हमने जो है 10,000 रुपए करने का काम किया, उसमें बोनस अलग है। तो ये सब काम हमने करने का काम किया। हम देखो ऊर्जावान व्यक्तित्व के साथ हैं, एक समर्पित सिपाही के साथ हैं, जिसने हमेशा उत्तराखंड की लड़ाई को एकजुटता के साथ लड़ने का काम किया, तमाम युवाओं की आवाज को बुलंद करने का काम किया, तमाम किसानों की आवाज को बुलंद करने का काम किया, तमाम हमारे व्यापारी भाइयों की बात को उठाने का काम किया। आज तक डॉक्टर हरक सिंह रावत जी के चौखट पर जो भी गया होगा वो खाली नहीं लौटा। मैं इतना कहना चाहता हूं दावे से। तो आज हम अपने शीर्ष नेता के साथ हैं और ऐसी परिस्थिति में उसके साथ हैं जब भी उनके साथ किसी प्रकार की विपदा आई, संजय चोपड़ा ने एकजुटता के साथ अपने साथियों सहित डॉक्टर हरक सिंह रावत जी का समर्थन किया। आज फिर आपके माध्यम से मैं सीधा कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को ये जो डॉक्टर हरक सिंह रावत जी की जो अनदेखी है, ये निश्चित रूप से 10 मार्च को जब परिणाम आ रहे होंगे इस उत्तराखंड के अंदर, उस टाइम भाजपा के नेता बंद कमरे में रो रहे होंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि हमने कितनी बड़ी गलती करी है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं आज भारतीय जनता पार्टी को नमस्ते। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में स्थित मेडिकल कॉलेज में हाल ही में 8 डॉक्टरों के स्थानांतरण के मुद्दे में लगातार राजनीति गर्मा रही है। इस पूरे मामले में भाजपा और कांग्रेस में जुबानी जंग छिड़ गई है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक संतोष बाफना ने बस्तर में स्वास्थ्य सुविधाओं में भारी अनियमितता बरतने का आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाया है। पूर्व विधायक ने कहा, संभाग मुख्यालय में स्थित मेडिकल कॉलेज जगदलपुर को बंद करने का प्रयास कांग्रेस की सरकार कर रही है। यहाँ से 8 डॉक्टरों का ट्रांसफर अन्य जगहों पर करा दिया गया है। मुझको जानकारी मिली कि मेडिकल कॉलेज में अव्यवस्था चल रही है और डॉक्टरों का लगातार वहाँ से ट्रांसफ़र किया जा रहा है। यह जो जगदलपुर का मेडिकल कॉलेज है, ये हमारे सम्माननीय वरिष्ठ नेता बलीराम कश्यप जी के नाम पे है और यहाँ के डॉक्टर जो हैं उनका स्थानांतरण कांकेर और महासमुंद दबाव पूर्वक डॉक्टर आलोक शुक्ला जो स्वास्थ्य सेक्रेटरी है वो कर रहे हैं और डॉक्टरों के ऊपर दबाव बना रहे हैं। मैंने जब उनसे बात करने की कोशिश की और मैंने टेलीफोन लगा के उनसे बात किया और पूछा, मतलब आलोक जी आप बोल रहे हैं? बोले हाँ मैं बोल रहा हूँ। स्वास्थ्य की सुविधाओं की दृष्टि से आप डॉक्टरों का ट्रांसफ़र यहाँ से कैसे कर रहे हैं? तो उन्होंने ये कहा कि मैं ट्रांसफ़र नहीं करता हूँ, आपको मालूम है ट्रांसफ़र कौन करता है? मैंने बोला भाई कौन करता है मुझको आप बता दें, मैं बात करके उनसे अपने जो बस्तर की जो समस्या है उसके बारे में हल करूँगा, बात करूँगा करके। लेकिन उन्होंने बदतमीजी पूर्वक मेरे टेलीफोन को काट दिया और मुझसे बात नहीं की। और ये जो दर्शाता है वो यहाँ पर दर्शा रहा है कि संभाग मुख्यालय में जो मेडिकल कॉलेज है उसको बंद करने की दृष्टि से उनका प्रयास चल रहा है। और लगातार यदि हम बात करें तो हमारे यहाँ जो मेडिकल कॉलेज है ये अव्यवस्थाओं का शिकार है। चाहे जिसके बारे में माननीय हमारे दिनेश कश्यप जी ने आज पत्रकार वार्ता ली और पत्रकार वार्ता में बहुत से विषय बताए हैं। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी और भी डीपली स्टडी करके स्वास्थ्य की सुविधाएं यहाँ अच्छा हो, यहाँ पर आगे बढ़े और स्वास्थ्य की सुविधाओं की दृष्टि से कोई खिलवाड़ ना हो लोगों के साथ, ये चिंता करते हुए धरना करना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े, हम लोग हमारे दिनेश कश्यप जी के नेतृत्व में लगातार करेंगे। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज।